समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत्र सन्तति। Welcome to today's episode of Itihasa. Itihasa is history. Itihasa is about our legacy. Itihasa is about our Sanskriti. And that Itihasa is also exemplified in our monuments. As citizens, it is our responsibility under the Constitution to protect our heritage, to protect our monuments. But it's also true we do not do all that is required of us as citizens. In today's episode, we will learn what a monument is, भारतीय सभ्यता। और संस्कृति के पुरातात्विक साक्ष्य हैं ये प्राचीन, विशाल, विराट, दिव्य और भव्य स्मारक। सांस्कृतिक संपदा में अग्रणी राष्ट्र भारत के गौरवशाली इतिहास की प्रमुख पहचान है ये स्मारक। अतीत का यथातथ्य विवरण इतिहास है तो इतिहास का मधुमय मधुरस प्रवाह संस्कृति है, या यूं कहें इतिहास का समग्र अनुकरणीय हिस्सा संस्कृति है। स्थापत्य आदि भौतिक उपायों से इसे स्मृति योग्य बनाए रखने का नाम स्मारक है। इस तरह स्मारक सांस्कृतिक स्मृति के पुत्र हैं। प्राचीन भारत के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी इन स्मारकों से प्राप्त होती है, क्योंकि प्राचीन इतिहास इन प्राचीन भारतीय स्मारकों में निहित है। और इन्हें समझने के लिए प्राचीन भारतीय कलाकारों की कृतियां भी कम नहीं हैं। स्मारकों, चित्रकला, भवन निर्माण और अन्य ललित कलाओं के उत्कृष्ट उदाहरण स्मारकों में सांस्कृतिक विरासत के रूप में पाए जाते हैं। भारतीय संस्कृति के आदर्शों में से एक चक्रवर्ती सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सभी स्तंभ भारतीय कला का अद्भुत उदाहरण है। भारत सरकार का राज चिन्ह अशोक स्तंभ और हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में अशोक चक्र समेत धार्मिक स्थापत्य और मूर्ति कला का अभूतपूर्व विकास सम्राट अशोक के राज में ही हुआ। इसी तरह कश्मीर के मारतंड सूर्य मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर और मेहसाणा के मोढेरा सूर्य मंदिर भारतवर्ष में विलक्षण स्थापत्य और शिल्पकला के बेजोड़ उदाहरण हैं, जिनकी शोभा और सम्मान पूरे विश्व में रहा है। दक्षिण भारत के दो प्रमुख वंशों पल्लवों और चोलों की कला और वास्तुकला के अनुपम उदाहरण आज भी हमारे सामने हैं। इनमें बृहदेश्वर मंदिर और महाबलीपुरम की रथ शैली के पहाड़ काटकर बनाए गए मंदिरों के अलावा कांचीपुरम का बैकुंठनाथ और कैलाशनाथ मंदिर भी शामिल है। कैलाशनाथ मंदिर भारत में बनाए गए विशालतम मंदिरों में प्रमुख है और इसमें हजारों मूर्तियां हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी राष्ट्रीय महत्व के अनेक स्मारक हैं।
लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनसे लोग परिचित नहीं हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण इस बारे में लंबे समय से जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महत्वपूर्ण कथन है कि जो इतिहास को भूल जाते हैं वे इतिहास नहीं बना सकते। देश के भविष्य की नीतियां बनाने वाली राजधानी दिल्ली की विरासत और इतिहास के बारे में अनेक लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। दिल्ली का पहला जिक्र महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ नगरी और पांडवों की बसाई गई नगरी के रूप में तो मिलता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पांडवों के वंशज और तोमर राजाओं में सबसे प्रभावी रहे अनंगपाल तोमर द्वितीय ही दिल्ली के संस्थापक राजा हैं। महाराजा अनंगपाल ने ही 11वीं सदी में महरौली के लौह स्तंभ के पास विशाल सरोवर का निर्माण कराया था, जिसका पता प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर BR मणि की अगुवाई में एएसआई की टीम ने 1993 से 1995 के बीच उत्खनन में किया। इसका उत्खनन कार्य मैंने किया था और उसकी प्रेरणा इस तरह से मिली कि जब यहाँ प्रारंभ में ऊपर से देखा तो एक डिप्रेशन दिखता था जो एक वाटर रिजर्वायर के रूप में लोग कहते थे कि अनंग ताल है। और जब यहाँ एक्सकवेशन करके हम लोगों ने ये जानना चाहा कि इसकी क्या विशेषता है, इसके संरक्षण की क्या प्रक्रिया हुई रही होगी, तो इसमें हमें सीढ़ियाँ मिली और हर कोने पे हमने ट्रेंचेस लगाई। ये पूरा एरिया तो एक्सकवेट नहीं हुआ, लेकिन हर कोने पे ट्रेंचेस लगा करके इस बात का पता चला कि 11वीं शताब्दी में निश्चित रूप से अनंगपाल जिन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी, उन्होंने ही इस रिजर्वायर की का भी कंस्ट्रक्शन कराया। और इसका कंस्ट्रक्शन और भोजपुर का जो ताल है उसका कंस्ट्रक्शन इस मामले में भी मिलता जुलता है, क्योंकि यहाँ जो हमको मेसन मार्क्स और नागरी लेटर्स मिलते हैं वो वही उसी तरह के लेटर्स हैं जो भोजपुर के लेटर्स मिलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को संजोए रखने के लिए लगातार कोशिशें करता आ रहा है। भारत में राष्ट्रीय महत्व के 3650 से अधिक प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष देश भर में हैं। ये स्मारक विभिन्न अवधियों से संबंधित हैं। संयुक्त राष्ट्र के संगठन यूनेस्को की ओर से विश्व विरासत स्थल या विश्व धरोहर सूची में भारत के 40 स्थल शामिल हैं, जिनमें 32 सांस्कृतिक स्थल और 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित स्थल शामिल है। भारत में 1983 में पहली बार एलोरा की गुफाओं को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, जबकि 40वीं विश्व विरासत की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का शहर धोलावीरा है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक होने के बावजूद हम भारतवासी वास्तविक इतिहास बोध से दूर हैं। पुरातत्व में ऐसी ढेर सारी सामग्री हैं जिनका विवेचन और विश्लेषण यूरोपीय दृष्टि से किया जाता रहा है। संस्कृति को श्रुति और स्मृति में बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सजगता की जरूरत है। इसके लिए प्राचीन सांस्कृतिक प्रतीकों का संरक्षण और नए प्रतीकों का सृजन होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और संत रामानुजाचार्य को समर्पित स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी स्मारक का निर्माण ऐसा ही उल्लासपूर्ण सृजन है। Many of us don't know enough about the National Monuments Authority. I will be joined by a dear friend who wears many hats. One of the hats he wears is that of the chairman of the National Monuments Authority. I am talking, of course, about Tarun Vijayji. We will have a chat with him. We will learn about what the National Monuments Authority does. We will learn about the heritage of Kashmir, and there are quite a few unusual things that you will not know about, which we will discover from our discussion with Tarun Vijayji. We will learn about the Archaeological Institute. We will talk about the Archaeological Institute. We will talk about the history also of Delhi. Tarun Vijayji,
welcome. जी नमस्कार। Thank you for sparing the time. Most people know vaguely what a monument is. Most people know what an ancient monument is, anything more than 100 years old. What exactly is a national monument? Yeah, very good question, because I have been struggling to define the national monument for the last 2 years and had many different experiences. The national monument is something that has a significance for the society, for the people, for the land, for the nation. Like Pratapgarh Killa of Shivaji, it's a monument of national importance. Like the Tanjavor's Brihadeshwar temple, it's a monument of national importance. Like the Tawang monastery in Arunachal and the Hemis Gompa in Ladakh, it's a monument of national importance. लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम भेद करने में थोड़ा संकोच करते हैं. एंड लाइक आई गिव यू 2 एग्जांपल्स, interesting examples, and I would like to ask you if you would like to call them as monuments of national importance or monuments of archaeological importance. There is a graveyard in Bijapur. It's known as Basat Kabar. बीजापुर आप जगह जानते हैं, वहाँ पे शिवाजी और अफजल खान का मिलन हुआ था, और अफजल खान का क्या हाल हुआ लोग जानते हैं. अफजल खान को एक रात पहले उसके कुछ सलाहकारों ने या मौलवियों ने कुछ कहा कि कुछ नक्षत्र ऐसा बताते हैं कि आप शिवाजी से मिलने जा रहे हो तो वापस शायद नहीं लौटोगे. अफजल खान को गुस्सा आया और उसने 62 पत्नियां थीं उसकी, उन 62 पत्नियों को अपने हाथ से मार डाला. ये ऐतिहासिक सत्य है. उनकी कब्र बनी, और वो जो कब्र है, it's a monument of national importance. So I was struggling with the question ki whether the 62 graves of the wives of Afzal Khan is a monument of archaeological importance for historicity of it, or a monument of national importance, and can it be put at par with Tanjavur, with Tawang, with Pratapgarh. So, who declares something as a national monument? Ministry of Culture and ASI. Are there some criteria that they use? Yes, the criteria is used very subjective, because अधिकारी को या मंत्रालय को लगा कि ये मॉन्यूमेंट बहुत महान है और इसका देश के लिए, समाज के लिए योगदान है, और ये 100 वर्ष से पुराना है, तो प्रदेश की सरकार के अनुरोध पर संस्कृति मंत्रालय ASI के माध्यम से उस स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करता है. कुछ उदाहरण ऐसे भी हुए जब केरल में कुछ बड़े मंदिर थे, उनको केरल सरकार ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए आवेदन देने से मना कर दिया. तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने सुओ मोटो उसका संज्ञान लेते हुए संस्कृति मंत्रालय स्वयं भी देश के किसी भी कोने में किसी स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर सकता है. उन्होंने किया. Even if the state government objects? Even if the state government objects, even if the state government hesitates, it's a central subject. So this is something beautiful, but हमको ये लगता है कि अंग्रेज़ों के समय से जिन स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया, उनका एक बार समीक्षा होनी चाहिए. Whose job is that? All right, what does the National Monuments Authority do? You are the chairman of the National Monuments We Authority. take care that within the 300 meters vicinity of any monument, National Monument. national monument, which is a protected monument, which is in the list of the ASI, if there is any construction coming up, it should be complementary to the monument. It should not violate the visual line. वहाँ से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दें कि स्मारक जो है वो छुप जाए, ओवरशैडो हो जाए, उसके नज़दीक इतना क्राउड ना कर दें कि स्मारक को देखने में तकलीफ़ हो. तो ये हमारी एक न्यायिक व्यवस्था भी है हमारे पास. In a country like ours, in Bharatvarsha,
There should be so many monuments which should be national monuments. So what is the issue? You are very right, a very fantastic thing. And I have been trying to add a couple of 100 more monuments in it. Like, I give you an example of Tarabai Bhosle. ताराबाई भोसले एक महान मराठा महारानी थी, वीरांगना थी, महाराष्ट्र की लक्ष्मीबाई थी, 30 साल महाराष्ट्र पे राज किया। उनकी समाधि सतारा में है। मैंने आपको अफजल खान की 62 बीवियों का कब्र बताया जो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। लेकिन ताराबाई भोसले जिन्होंने देश के लिए लड़ा, आज़ादी के अमृत महोत्सव की वो एक सेनानी है, उनकी समाधि न राज्य की सूची में है न केंद्र की सूची में है। हम ऐसे स्थानों की सूची बना रहे हैं ताकि जो स्थान हमारे महत्व के हैं। आपने वीर बंदा सिंह बहादुर का नाम सुना होगा। पंजाब को मुक्त कराया, गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों को जिस सूबेदार ने सरहंद की किले में चिना था उसको मारा। पंजाब में गुरु नानक शाही सिक्का चलाया और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को विजय के पथ पे आगे बढ़ाया। बाद में फर्रुख सियर ने बड़ी सेना भेज के उनको परास्त करके दिल्ली लेके आए और क्रूरतापूर्वक उनको दिल्ली में मेहरौली के पास मारा। वीर बंदा सिंह बहादुर जैसा अमर बलिदानी दुनिया में नहीं मिलता और उनके जैसा उदाहरण बहुत कठिन है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने बंदा बहादुर पे कविता लिखी है। बंदा शीर छिरिलो घातक षडाशी कोरिया दग्ध, फेमस पोएम। दिल्ली में पिछले 50 साल से 100 साल से जो लोग रह रहे हैं उनसे अगर आप पूछेंगे कि उस महान बंदा सिंह बहादुर का शहीदी स्थान कहाँ है, बता नहीं पाएंगे। मेहरौली में है, छोटी सी गलियों में है, बहुत तंग रास्ता है, वहाँ जाना मुश्किल है। जो लोगों ने उनको मारा उनके नाम पर बड़े लिखे हुए हैं। जो शहीद हुआ, जिसकी गोद में उनका 6 साल का बेटा अजय सिंह रख के मारा, लेकिन देश और धर्म पे मिट गया, उसका कोई बोर्ड नहीं है। What is the advantage of declaring something a national monument? What is the significance of saluting our tricolor and our constitution? This is a feeling. This connects me to my ancestors. This connects me with my civilizational flow. ये मुझे संस्कृति और सभ्यता के प्रवाह से जोड़ता है। ये मुझे अपने पूर्वजों से जोड़ता है। ये मुझे अपनी पहचान देता है। जब मैं प्रतापगढ़ के किले में जाता हूँ तो मुझे शिवाजी के खड्ग की झंकार सुनाई देती है। जब मैं बंदा बहादुर के शहीदी स्थान पे जाता हूँ तो बंदा बहादुर की ललकार सुनाई देती है। जब मैं शीशगंज गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर साहब के शहीदी स्थान को प्रणाम करता हूँ तो मुझे स्मरण आता है कि मेरे पूर्वजों ने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए कितना महान बलिदान दिया। ये स्मृति है। प्रत्येक स्मारक भारत की स्मृति पुस्तिका है। Every monument is a memory book of the nation, people and society etched in the stones. इसलिए उसकी रक्षा करना उतना ही ज़रूरी है जितना हमें अपनी सरहद की रक्षा करना है। सरहद की रक्षा करके भारत के शरीर की रक्षा होती है। मॉन्यूमेंट्स की रक्षा करके भारत के मन की रक्षा होती है। तो मन और शरीर दोनों को बचाना ज़रूरी है। दिल्ली में हम जाते हैं तो हमें अनेक स्मारक मिलते हैं और जिनको देखने से हमें अनेक भावनाएं आती हैं। महाराजा अनंगपाल ने दिल्ली को बसाया 1052 में। उन्होंने यहाँ अनंग ताल बनाया। वे विष्णु गरुड़ ध्वज स्तंभ 1800 साल से जिसको लौह स्तंभ कहते हैं उसको जंग नहीं लगी, वे अनंगपाल लेकर आए। उन्होंने यहाँ 27 मंदिर बनाए जो इतने महान थे कि जब कनिंघम ने उनके बारे में शिलालेख निकाले, सरमन, पालम और नारायणा के यहाँ खुदाई हुई। वे पत्थर जो है शिलालेख है जो अभी पुराना किला में रखे हैं। उनमें संस्कृत में लिखा हुआ है कि तोमर राजा द्वारा बसाई गई दिल्ली का पुरी स्वर्ग जैसी सुंदर है। वहाँ जाने पर मुझे पता चलता है कि जिन पूर्वजों का रक्त मेरी धमनियों में है वो पूर्वज कितने महान थे। उन्होंने दिल्ली बसाई, दिल्ली को उजाड़ा नहीं। ये विष्णु स्तंभ का नाम लौह स्तंभ नहीं है, इसका नाम विष्णु गरुड़ ध्वज है। एक व्यक्ति मुझे बता दीजिए जो बताए कि उन मंदिरों के पीछे विराट सरोवर 340 मीटर की परिधि का जो अनंगपाल ने बनाया था वो कहाँ है। Tell us a little bit more about the Mehroli complex. I will not call it the Qutub complex. Yes. The
Dashavatar. Thank you, sir. And the Navagraha. Tell us a little bit I'm about writing that. a book on it, the real history of Qutub Minar. I call it Vishnu Stambh complex. अब जब मैं वहाँ कुतुब मीनार देखने के लिए गया तो बहुत मुझे आश्चर्य हुआ। वहाँ कोई बताता नहीं है। हम लोग पहले भी जाते हैं और लोग वहाँ जाते हैं, पिकनिक करते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं। इट्स लाइक अ प्लेस ऑफ जॉय, बट फॉर मी इट्स अ प्लेस ऑफ मोर्निंग। मेरे लिए शोक का स्थान है, दुख का स्थान है, वेदना का स्थान है। जब मैं कुतुब मीनार के क्षेत्र में जाता हूँ, उन लोगों की चीख पुकार सुनाई देती है जिनको कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस समय स्लॉटर किया था जब उसने अनंगपाल द्वारा बनाए गए 27 मंदिर तोड़े। विवेकदा, वहाँ क्षेत्र में बहुत सुंदर दशावतार के चित्र हैं। मैं आपको दूंगा चित्र। और दशावतार वहाँ पे मुझे मालूम वराह नहीं था। है, कच्छप है, मीन है। ये आप जो बता रहे हो ना, मुझे मालूम नहीं था। कोई बताते नहीं है। जी जी, लोग बताते नहीं हैं। वहाँ कोई गाइड भी बताता नहीं है। दशावतार है, वहाँ पे बहुत सुंदर कृष्ण जन्म की कथा पत्थरों पे लिखी हुई है जो मस्जिद की दीवार पे है। उसमें देवकी के कृष्ण जन्म में वसुदेव कृष्ण को लेकर यमुना पार करते हैं और फिर यशोदा के बगल में चुपचाप सुला के निकल जाते हैं। एक पत्थर पे लिखा वो उत्कीर्ण है, दैट्स एज ऑन द स्टोन द बर्थ ऑफ कृष्णा। द नवग्रहास, देयर आर मैनी प्लेट्स देयर ऑफ नवग्रहास। इट्स ए ब्यूटीफुल स्टैचू स्कल्पचर ऑफ यमुना। वो कैसे पहचान में आई कि गंगा की पहचान, उनका वाहन जो है वह मकर है, मगरमच्छ, और यमुना का है कच्छप। तो कच्छप वहाँ पे बना हुआ है। वहाँ 21 जैन मंदिर थे। वहाँ पे ऋषभ देव के चित्र हैं, बहुत सुंदर, जो उन्होंने जल्दी में बनाया। तो जो पत्थर जहाँ लगा वहाँ लगा दिया, उल्टा सीधा भी लगा दिया। उल्टे गणेश है, सर नीचे है, पाँव ऊपर है। एक गणेश पाँवों के पास है जहाँ पिंजरा लगा दिया गया है। और 24 तीर्थंकरों के चित्र हैं छत पे। महावीर का चित्र है, ऋषभ देव के चित्र हैं, वहाँ पे यक्षिणी के चित्र हैं, वहाँ पे भैरवी के चित्र हैं, वहाँ पे रुद्र के चित्र हैं और स्कल्पचर बने हुए हैं। सैकड़ों वर्ष वहाँ पे मंदिर में पूजा की और इतने सुंदर स्थान बनाए। आज भी आप जाएंगे तो विष्णु गरुड़ ध्वज मंदिर, 27 मंदिर और अनंग ताल का जो सरोवर है वो सब एक रेखा में है। और अनंग ताल के सरोवर से सीधे विष्णु स्तंभ आने का मार्ग है। बीच में एक बावड़ी है, वो मार्ग आज झाड़ियों में छुपा हुआ है। तो लोगों को हमें अवेयर कर रहे हैं कि दिस इज़ योर हिस्ट्री, दिस इज़ यू, हु एम आई, दिस इज़ आई एम। मैंने दिल्ली उजाड़ी नहीं, मैंने दिल्ली को बसाया है। लेकिन इतिहास में हम देखते हैं दिल्ली को मकबरों का शहर बताते हैं। दिल्ली इज़ अ वेरी लाइवली हैप्पी सिटी विद अ ग्रेट लेगेसी, विद अ ग्रेट हेरिटेज दैट शुड बी ब्रॉट आउट बिफोर द पीपल। युवाओं को उसमें आगे आना चाहिए, एक मूवमेंट चलना चाहिए जिसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन हो और वे मॉन्यूमेंट की रक्षा कर सकें। ये बहुत जरूरी है। Before I let you go, please tell us about Kashmir. Yeah. The Martanda temple, about what the army is doing to save I'm very the emotional heritage. about it. I'm sorry, but Kashmir has got the greatest monuments of the country. The Martand temple was one of the greatest global kind of heritage, जिसको सिकंदर बुत शिकन ने नष्ट किया। और कहते हैं कि मार्तंड टेम्पल इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना विराट, इतना सुंदर था कि उसको नष्ट करने में भी 1 साल लगा। और इसी तरह नारानाग है, इसी तरह परिहासपुरा है। अब मैं पूछूं कश्मीर की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर? नहीं सर, परिहासपुरा थी। परिहासपुरा में बौद्ध और शैव मंदिर एक साथ मिलते हैं और दोनों मंदिर ललितादित्य ने बनवाए। तो ये टुगेदरनेस जो है ये सामने आनी चाहिए। और वहाँ पे इतने विराट अवशेष हैं और मॉन्यूमेंट हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज के लायक हैं। तो ऐसे 56 मॉन्यूमेंट्स वहाँ बड़े हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि वहाँ एंक्रोचमेंट बहुत हो रहा है। तो जितना बचा है वो भी नहीं बचेगा। मैं हारवन के बारे में आपको बताता हूँ। हारवन इज़ ए ग्रेट ग्लोबल बुद्धिस्ट साइट। 1st to 6th सेंचुरी में वो डेवलप हुआ। आचार्य नागार्जुन ने वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद की 3री शताब्दी में, जो कुमार जीव ने चीन में पूरे बौद्ध मत को फैलाया और उसका ट्रांसलेशन किया, उनके पिता कुमारायन हारवन के थे और वे हारवन से संबंध रखते हैं। हारवन जाने का रास्ता नहीं है, हारवन की कोई एक्सेस रोड नहीं है। इट्स ए नेशनल मॉन्यूमेंट।
वहाँ तक आप जा नहीं सकते। मैं व्हीलचेयर पे गया था क्योंकि मेरे पाँव में चोट थी, तो हमको उठा के ले जाना पड़ा। कितनी बड़ी साइट है और इतनी सुंदर है। वहाँ पे एक्सकेवेशन और होगा तो और कमाल की चीज़ें मिलेंगी। ये चीज़ करने के लिए ASI इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स डूइंग इट्स बिट। कश्मीर से केवल कश्मीरी हिंदुओं को ही नहीं निकाला गया, जो टेररिज्म आया उसने वहाँ के मॉन्यूमेंट्स को भी नष्ट किया। रैनावाड़ी में बैताल भैरव टेम्पल था जो इतना विशाल विराट था, वहाँ अटल जी ने पूजा की है और उसको जला दिया गया। जब मैं गया वहाँ पे दिसंबर में, तो आज उसके गेट पे भी लिखा हुआ था इंडियंस गो बैक। ये आज की स्थिति है। प्राचीन भारतीय धरोहर की रक्षा के लिए भारतीय सेना ने अद्भुत कार्य किया है जिसकी बहुत कम लोगों को जानकारी है। हम पिछले दिनों कश्मीर में पांड्रेथन मंदिर जो 6वीं-7वीं शताब्दी में सम्राट ललितादित्य ने बनाया था, वह देखने गए तो आश्चर्यचकित रह गए। चिनार कोर जो 15वीं कोर का हिस्सा है, उसके ऑलिव ग्रीन में जो पुरातत्ववेत्ता हैं, वही सैनिक पुरातत्ववेत्ता बन के उन्होंने जिस प्रकार से पांड्रेथन मंदिर की रक्षा की, शिव मंदिर की रक्षा की, वह इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। मोदी शासन आने के बाद में हेरिटेज प्रोटेक्शन को एक नया संबल, सहारा और ताकत मिली है। जैसे काशी कॉरिडोर का काम हुआ, जैसे उनके समय में विश्व से बहुत अधिक संख्या में जो यहाँ से चुराई गई मूर्तियाँ थीं वे वापस आई हैं, जैसे अन्नपूर्णा काशी में आई है, तो उससे हम सबका मनोबल बढ़ा है। उन्होंने आने पे 5 साइट्स जो आइकॉनिक घोषित की, जिनमें राखी गढ़ी है, जिनमें धौलावीरा है, तो ये शिव सागर के वो हैं। तो भारत दुनिया का सबसे महान स्मारकों का देश है और उन स्मारकों की रक्षा तथा उनको देश के सामने प्रस्तुत करना, नई पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करना, ये हम लोग प्रयास करना चाहिए। इसके लिए जनता की सहभागिता और आप जैसे महान लेखकों का बहुत बड़ा योगदान हम मानते हैं। प्रयास तो हमें सबको करना है, तभी कुछ हो पाएगा। तरुण विजय जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग joined us today and for having made all of us aware about what we need to do, about what you are doing, about what ASI is doing to preserve and protect our monuments and national Thank you very much, monuments. Vivek. I am really honored and privileged to have been in your show. अगले एपिसोड में हम फिर से एक्सप्लोर करेंगे, खोजेंगे हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को, हमारी इतिहास को।